20 जुलाई 1969 को जब नील आर्मस्ट्रांग और उनके दूसरे एस्ट्रोनॉट साथी चांद को एक्सप्लोर करके अपने यान में दोबारा लौटे तो उन्हें एक अजीब सी स्मेल आई। ये स्मेल चांद की थी। हमें पता था कि चांद पर हवा नहीं है, लेकिन उस दिन हमें पहली बार पता चला कि मून पर एक तरह की स्मेल है। ये स्मेल एस्ट्रोनॉट्स के स्पेस सूट से आ रही थी। जब वैज्ञानिकों ने उनसे पूछा कि ये कैसी स्मेल है, तो एस्ट्रोनॉट बज ऑल्ड्रिन ने कहा कि जब एक पटाखा फटता है तब हवा में जो स्मेल रह जाती है ये बिल्कुल उसकी तरह है। अपोलो 11 मिशन की ऐसी अनगिनत कहानियां मैं आपको बता सकता हूं जिन्होंने हमारे चंद्रमा को देखने के नजरिए को ही पूरी तरह से बदल दिया। 1960 के दौर में द अपोलो प्रोग्राम का नाम नासा ने रखा था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य था अगले 10 सालों में इंसानों को चांद पर लैंड कराना। 1961 में शुरू हुए अपोलो प्रोग्राम में टोटल 11 स्पेस फ्लाइट्स प्लान किए गए थे। इनमें से 4 फ्लाइट्स इक्विपमेंट टेस्टिंग के लिए थे और दूसरे 7 में से 6 स्पेस फ्लाइट्स ने इंसानों को चांद पर उतारा था। क्रूड मिशन की शुरुआत 1968 में हुई थी और इसका फाइनल मिशन 1972 में खत्म हुआ था। तब तक अपोलो मिशंस ने कुल 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर लैंड करवा दिया था, जो बदले में चांद पर मौजूद पत्थर और दूसरे मटेरियल्स को धरती पर लेकर आए थे। आज 50 साल बाद भी इन सैंपल्स की मदद से बहुत सारी नई डिस्कवरीज की जा रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका ने चांद पर जाने का फैसला इसलिए नहीं किया कि वो अंतरिक्ष के दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करें, बल्कि अमेरिका तो बस दूसरे देशों से स्पेस रेस में जीतना चाहता था। 1957 के उस वक्त यूएस की कम्युनिस्ट कंट्री सोवियत यूनियन से हर चीज में रेस लग जाती थी। रसिया इस रेस में सबसे आगे चल रहा था। उन्होंने स्पुतनिक नाम के अपने सैटेलाइट को स्पेस में भेजकर पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। तब उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने नासा को चैलेंज किया कि वो दूसरे किसी भी देश से पहले इंसानों को चांद पर पहुंचा कर दिखाएं। याद रखिए कि उस वक्त नासा एक बहुत ही नई ऑर्गेनाइजेशन थी, इसीलिए ये काम स्पेशली बहुत कठिन था। अपोलो मिशन की तैयारी की सबसे पहली सीढ़ी थी द मर्क्यूरी प्रोग्राम। मर्क्यूरी नासा का सबसे पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था। इस मिशन के केवल 2 उद्देश्य थे। पहला ये देखना कि क्या इंसान अंतरिक्ष में जाकर काम कर पाते हैं, और दूसरा ये कि सोवियत यूनियन से पहले इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना। अमेरिका दूसरा काम तो नहीं कर पाया, लेकिन अपने पहले उद्देश्य में सफल रहा। इसने 7 ओरिजिनल एस्ट्रोनॉट्स जो पहली बार स्पेस में गए थे उन्हें सुपरस्टार बना दिया। वैसे तो जिस मर्क्यूरी मिशन में इंसान बैठकर गए थे उसे सबसे ज्यादा अटेंशन मिला था, लेकिन सच तो यही है कि सबसे पहला जिंदा जीव जिसने मर्क्यूरी मिशन में फ्लाई किया था वो एक चिंपैंजी था। नासा उस चिंपैंजी को पहले इसलिए भेजना चाहता था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ जाए, और एग्जैक्टली वैसा ही होता भी है। वो स्पेसक्राफ्ट बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा ऊपर उड़ जाता है, और इतना ही नहीं वो लैंड भी अपने निर्धारित जगह से 600 किलोमीटर दूर करता है। डरिए मत, इस बीच चिंपैंजी को कुछ भी नहीं होता। अंत में मर्क्यूरी प्रोग्राम सफल होता है और नासा अपोलो मिशन को सफल बनाने के लिए अपने अगले मिशन यानी कि जेमिनी प्रोग्राम पर शिफ्ट हो जाता है। मर्क्यूरी प्रोग्राम 1959 से लेकर 1963 तक चला था, जिसके तुरंत बाद जेमिनी प्रोग्राम को शुरू कर दिया गया, जो कि 1966 तक चला था। जेमिनी प्रोग्राम अपोलो मिशन के लिए सबसे जरूरी था। जेमिनी बेसिकली सहनशीलता और धैर्य की टेस्टिंग का प्रोग्राम था। इसमें एस्ट्रोनॉट्स को 2 हफ्तों से भी ज्यादा समय तक कड़े फिजिकल और मेंटल टेस्ट देने थे। इस बीच एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में डॉक करना और दूसरे फ्लाइट मैन्यूवर्स को भी सीखते थे। जेमिनी प्रोग्राम में एस्ट्रोनॉट्स ने जीरो ग्रेविटी में स्पेस वॉक करना भी सीखा, जो स्पेशली बहुत हार्ड था। 1966 में जब तक ये प्रोग्राम खत्म हुआ तब तक नासा और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। उन्हें यकीन हो गया था कि एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाकर मिशंस करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जेमिनी की कड़ी ट्रेनिंग से होकर गुजरे ज्यादातर सभी एस्ट्रोनॉट्स अपोलो मिशन में चांद पर भी उतरे थे। मर्क्यूरी और जेमिनी के सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद वक्त था अपोलो के मुख्य मिशन की तरफ बढ़ना। अपोलो प्रोग्राम में बड़े स्तर पर मदद की जरूरत पड़ी थी। यूनाइटेड स्टेट्स में रहने वाले लगभग 5 लाख लोगों ने इस मिशन के लिए दिन रात मेहनत की थी। अपनी पूरी लाइफ टाइम में इस मिशन का टोटल प्रोग्राम कॉस्ट $28 बिलियन का आया था। नासा ने चांद पर जाने के लिए बहुत से रॉकेट्स बनाए थे। इनमें सबसे फेमस रॉकेट था सैटर्न V रॉकेट। ये रॉकेट एक 36 मंजिला इमारत के जितना बड़ा था और इस लॉन्च को टोटल 3 भागों में बांटा गया था। रॉकेट के सबसे ऊपर अपोलो कमांड मॉड्यूल था। इस कैप्सूल में 3 एस्ट्रोनॉट्स बैठने वाले थे।
वे इसी में बैठकर पृथ्वी से चांद और फिर चांद से पृथ्वी पर आने वाले थे। इस कमांड मॉड्यूल के अंदर बिल्कुल एक कार के जितना स्पेस था। इसके बाद आता है लूनर मॉड्यूल, जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट्स बैठकर चांद की सतह पर उतरने वाले थे। जब एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह पर अपने मिशन को खत्म कर लिया, तब वो इसी लूनर मॉड्यूल में बैठकर दोबारा अपोलो कमांड मॉड्यूल में आए थे, जो उन्हें दोबारा धरती पर ले जाने वाला था। अंत में सैटर्न वी रॉकेट था, जो अपनी शक्ति से इन दोनों कंपोनेंट्स को पृथ्वी के ऑर्बिट के बाहर ले जाने वाला था। बहुत कम लोगों को पता है कि अपोलो मिशन के पहले कुछ टेस्ट सैटर्न 1 रॉकेट के साथ किए गए थे। ये सैटर्न वी रॉकेट का छोटा वर्जन था, लेकिन बदकिस्मती से इस रॉकेट के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई और 3 एस्ट्रोनॉट्स ने अपनी जान गंवा दी थी। पहले कुछ एस्ट्रोनॉट्स अपोलो 1 में बैठकर उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। वायरिंग में एक स्पार्क की वजह से रॉकेट में आग लग गई और पूरा कमांड मॉड्यूल जलकर खत्म हो गया। ये फेलियर अपोलो प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस हादसे के होने के बाद करीब 18 महीनों तक एक भी क्रूड मिशन को लॉन्च नहीं किया गया। इस बीच वैज्ञानिकों ने कमांड मॉड्यूल में बहुत से डिजाइन चेंज किए और साथ ही सैटर्न वी रॉकेट के साथ 6 अनक्रूड मिशन स्पेस में भेजे। पहला सक्सेसफुल क्रूड मिशन अपोलो 7 के रूप में लॉन्च हुआ था। इस रॉकेट में बैठकर एस्ट्रोनॉट्स सेफली पृथ्वी के ऑर्बिट में जा पाए थे। इसने एक तरह से सैटर्न वी रॉकेट के ऊपर स्टैंप भी लगा दिया कि इसे स्पेस में ले जाना बिल्कुल सेफ है। अपोलो 7 के बाद अपोलो 8 ऐसा पहला मिशन था जो एस्ट्रोनॉट्स को पहली बार चांद तक ले गया, लेकिन उन एस्ट्रोनॉट्स ने चांद की सतह पर लैंड नहीं किया, बल्कि वो चांद के चारों तरफ घूमकर लौट आए थे। इसी मिशन के दौरान दुनिया की सबसे फेमस फोटो द अर्थ राइज भी ली गई थी, जिसे अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। इन सभी मिशंस का एंड प्रोडक्ट था अपोलो 11, जिसने इंसानों को चांद पर कदम रखने का मौका दिया। नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन करीब 21 घंटे और 36 मिनट तक चांद की सतह पर रहे थे, जिसके बाद वो अपने कमांड मॉड्यूल में लौट आए और वहां से धरती की तरफ बढ़ चले, जहां अपोलो 11 मिशन अपनी सक्सेस के लिए जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपोलो 13 का मिशन बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त होने से बचने के लिए जाना जाता है। अपोलो 13 अपने मिशन के दौरान एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। उसके सर्विस मॉड्यूल के ऑक्सीजन टैंक में एक छेद हो गया था, जिससे एक एक्सप्लोजन हो गया। हार्डवर्क और चालाक इंजीनियरिंग मेथड्स के जरिए क्रू के लोग सही सलामत धरती पर आ पाए। उनकी ये कहानी एक अवार्ड विनिंग मूवी अपोलो 13 में भी दिखाई गई है। अपोलो मिशंस के दौरान और भी बहुत से एक्सीडेंट हुए थे। एक एक्सीडेंट में तो खुद नील आर्मस्ट्रांग भी मरते मरते बचे थे। 1969 में अपोलो 11 लॉन्च से 1 साल पहले नील आर्मस्ट्रांग लूनर लैंडिंग रिसर्च व्हीकल को पायलट कर रहे थे। ये एयरक्राफ्ट चांद पर कैसे लैंड होना है इस बात की प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन फ्लाइट के दौरान कुछ खराबी आ गई और फ्लाइट कंट्रोल्स पूरी तरह से फेल हो गए। एयरक्राफ्ट सीधा जमीन की तरफ जा रहा था, लेकिन नील आर्मस्ट्रांग ने जमीन से सिर्फ 9 मीटर ऊपर अपने आप को इजेक्ट कर लिया और पैराशूट ने उनकी जान बचा ली। वो लूनर लैंडर जमीन पर गिरते ही ब्लास्ट हो गया। अगर नील आर्मस्ट्रांग कुछ सेकेंड्स की भी देरी करते तो वो पहले इंसान नहीं बन पाते जो चांद पर कदम रखने वाले थे। 1970 के दौर तक चांद पर जाने वाले मिशंस ठंडे पड़ गए। पब्लिक भी अमेरिका को बहुत कोस रही थी कि वो इतने सारे पैसे फालतू चीजों में लगा रहे हैं। तब उस वक्त के प्रेसिडेंट ने अपोलो मिशन की सारी फंडिंग वियतनाम वॉर में लगा दी। अपोलो 17 इस मिशन का सबसे आखिरी लॉन्च था। इतने साल गुजर जाने के बाद अब नासा अपने आर्टेमिस मिशन के द्वारा एक बार फिर से चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है। इस बार उनके मिशन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये देखना होगा कि क्या हम इंसान चांद पर अपनी कॉलोनीज बना सकते हैं या नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।